सो हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रही होगी ज़ोरों में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हमारे इस सीरीज़ के लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में से एक है, लास्ट टू लास्ट टॉपिक में से एक है। बेसिकली एक 3 टॉपिक हैं आज हमारे पास पढ़ने के लिए। लेक्चर हमारा आज लास्ट है। आज हम पढ़ने वाले बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, हमको जानना है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, इसके बारे में इतना क्या खास है, ये सारी बातें आज हम लोगों को इसके अंदर समझनी है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का बेस क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो बेस है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। इस पॉइंट पे भी बात होने वाली है कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो मास कंजर्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मास कंजर्व हो रहा है, तो हो क्या रहा है? मास कंजर्व होने का मतलब क्या है कि अगर एक पाइप सेक्शन कंसिडर कर लो, इस बार जो पाइप हम कंसिडर कर रहे हैं, फिर से एक सेक्शन अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ पाइप का, तो इस फ्लो का एक सेक्शन समझ लो, पाइप का एक सेक्शन समझ लो। इस सेक्शन के अंदर क्या है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ से मैंने कोई नया पार्टिकल ऐड नहीं किया, ठीक है, और यहाँ से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर निकला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, या M1 M2 लिखने के बजाय थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे से मैं अगर मैं कोई पार्टिकल ऐड नहीं करता हूँ, यहाँ से कोई पार्टिकल में अगर बाहर नहीं निकलता है, देयर इज नो लॉस एंड गेन ऑफ अ पार्टिकल, इसके अंदर नया पार्टिकल ऐड नहीं हो रहा है, पुराना पार्टिकल इसके अंदर से कोई निकल नहीं रहा है, फ्लो पूरा का पूरा स्टेडी है। ठीक है, फ्लो अगर मेरा पूरा का पूरा स्टेडी है, ठीक है, फ्लूइड मेरा पूरी तरीके से कैसा है? आइडियल है। अगर फ्लो मेरा स्टेडी है, फ्लूइड आइडियल है, फ्लूइड मेरा इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल होगा तो इनकम्प्रेसिबल होगा, विस्कोसिटी नहीं होगी, तो इस केस में क्या होगा कि सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे मास जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। तो मास एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू मास एट सेक्शन 2। दोनों पॉइंट्स के ऊपर मेरे को क्या मिलेगा? मास कैसे है मिलेगा? कंजर्व्ड मिलने वाला है। दोनों सेक्शंस के अंदर मास क्या मिलेगा मुझको? कंजर्व्ड मिलेगा। अगर मैं इस हिसाब से देखने की कोशिश करूँ, मास मुझको कंजर्व समझ में आता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि M1 इज इक्वल्स टू M2। मास को मैं जानता हूँ, दैट वाज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस केस में वॉल्यूम मैं कंसिडर करूंगा V1, इस केस में मैं वॉल्यूम कंसिडर करूंगा V2। यहाँ पे भी सेम फ्लूइड है तो यहाँ भी डेंसिटी वही रहेगी, यहाँ भी डेंसिटी वही रहने वाली है। इस केस में एरिया हो जाएगा A1, तो इस केस में एरिया हो जाने वाला है A2। ठीक है, एरिया A1 A2 हो जाएगा। एक छोटा सेक्शन इधर मैंने कंसिडर किया, एक छोटा सेक्शन मैंने इधर कंसिडर किया। ये सेक्शन की जो विड्थ है, ये सेक्शन की विड्थ को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? ये सेक्शन की विड्थ को मैं कंसिडर कर रहा हूँ D1, और इस इतने सेक्शन की विड्थ को मैं कंसिडर कर रहा हूँ D2। ठीक है, और एक पार्टिकल इधर से इधर मूव करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम ले रहा होगा, उसको मैं T बोलूंगा। ऑटोमेटिकली इधर से इधर भी मूव करने के लिए वो उतना ही टाइम ले रहा होगा, तो उसको भी मैं क्या कंसिडर करने वाला हूँ? T कंसिडर करने वाला हूँ। कुछ लोग इसको डेल्टा T रख करके भी सॉल्व करते हैं, करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं बोल रहा हूँ तो वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या है भाई? अगर मैं कंसिडर करता हूँ सर्कुलर एरिया, एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है मेरी? D1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रो A2 इंटू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? D2 लिख देने वाला हूँ। ठीक है, अब D1 कुछ नहीं है, ध्यान से देखना, एक छोटा सेक्शन जो है इसको मैं बोलता हूँ कि ये क्या है? D1 है, डिस्टेंस है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है, तो इस बीच में इसकी वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो। तो अगर मैं डिस्टेंस को कंसिडर करता हूँ D1, तो उसको मैं लिख सकता हूँ V1 इंटू T। वैसे मैं D2 को क्या लिख सकता हूँ? V2 इंटू T, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू एरिया 1 A1, डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 इंटू T, V1 इंटू T इज इक्वल टू रो, ए की जगह पे मैं लिखूंगा एरिया A2, D2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ V2 इंटू T। मुझको लगता है रो दोनों साइड कॉमन है, T और T दोनों साइड कॉमन है, तो एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 will be area 2 into velocity 2 into area 3 into velocity 3 will be equal to area at n point and velocity at the same point। इस इक्वेशन को बोला जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? इस इक्वेशन को बोला जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसा अगर मैं इस पाइप सेक्शन में तुमको बोल दूं कि इस पॉइंट पे जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इधर एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इस केस में जो वेलोसिटी है
वो सेकंड सेक्शन में जो वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड। तो मुझको पता करना है कि इस सेक्शन के अंदर एरिया कितना है। तो मैं यही कंटिन्यूटी इक्वेशन का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। A1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय V1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एरिया की जगह पे, एरिया तो मुझको फाइंड आउट करने बोला है, इंटू V2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4, तो 4 और 4 एक दूसरे काट देंगे। सेकेंड वाला जो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल, बहुत बेसिक, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, बड़ा सिंप्लीफिकेशन से हो गया है सॉल्व। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, कॉपी करेंगे सब लोग इसको और हम मूव करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। कल हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रीवियस लेक्चर में हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने इसको देख लिया है, रब कर दे रहा हूँ। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन के लेते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल इक्वेशन। इसके अंदर जो दो एप्लीकेशन हम लोगों को वॉइड में पढ़ने हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने हैं, वो दो के अंदर हमको एक तो मिलेगा स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ओरिफाइस। ठीक है, और सेकंड जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज वेंचुरी मीटर। कहीं कहीं इसको वेंचुरी ट्यूब लिखा रहेगा, कहीं कहीं ये वेंचुरी मीटर लिखा है, कहीं कहीं वेंचुरी का TRY लिखा हुआ है। ठीक है, हमको प्रोडक्ट से मतलब है, सामान से मतलब है। अब एफ्लक्स को क्या है, एफ्लक्स होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक कंटेनर ले लो, कंटेनर के इस एंड पे एक ओपनिंग खोल दो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर वाटर भर दो। जब इसके अंदर वाटर फिलअप कर दोगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका एरिया है A1, और वाटर जो नीचे की तरफ भाग रहा है तो किस वेलोसिटी से भाग रहा है, V1 की स्पीड से। इस नीचे वाले हिस्से में आ जाओगे तो यहाँ पे तुमको एरिया मिल जाएगा A2, और जिस वेलोसिटी से वाटर इधर नीचे भाग रहा है वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, V2। ये एक सर्टन हाइट पे है, इस हाइट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, H नाम दे देता हूँ। ये भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, इसके लिए यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, P0। ये भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, इसके लिए इधर पे प्रेशर कितना हो गया, P0 ही हो गया। ठीक है, दोनों पॉइंट पे प्रेशर हमको कैसे मिल गए हैं, P0 मिल गए हैं। इस ओपनिंग को हम लोग ओरिफाइस बोलते हैं। ठीक है, इस ओरिफाइस की स्पीड निकालने के लिए हमको इस केस में काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी ध्यान से मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैं 0.1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं 0.2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की इक्वेशन के मतलब से क्या था, प्रेशर उस पॉइंट पे हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इंटू रो जी एच। ठीक है, रो जी एच प्लस, सॉरी प्लस नहीं होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट। ठीक है, प्लस हाफ इंटू रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। अगर इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हो तो, अगर या इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हो तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ से पॉइंट ऊपर ऊपर बढ़ते तक वैल्यू कितनी हो जा रही है इसकी, H हो जा रही है। मतलब 1 पॉइंट के ऊपर रो जी एच एग्जिस्ट करेगा, पर सेकंड पॉइंट कैसा है, रेफरेंस के ऊपर ही रखा हुआ है, तो ये पार्ट तो पूरा गायब हो जाने वाला है। H इधर 0 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ये पूरा की पूरी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसे मेजर कर रहा हूँ, ओरिफाइस मेरा एकदम रेफरेंस पे बैठा है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। प्रेशर इधर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर, इधर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर, दोनों प्रेशर क्या हो जाने वाले, एक दूसरे को कैंसिल कर ले जाएंगे। मैं लिखूंगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू रो V2 का स्क्वायर। देखो रो इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, दोनों साइड से क्या हो गया, रो कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, मैं रो कैंसिल आउट कर लेता हूँ दोनों साइड से। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है हाफ इंटू रो, सॉरी हाफ इंटू V1 स्क्वायर, इधर भी हाफ है ना, यस, हाफ इंटू V1 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, G और H बचा हुआ है, G और H बचा हुआ है। एक सेकंड, छोटी सी गलती हो गई है, ध्यान दो फिर से। इस फैक्टर को ये रहने देता हूँ, इसको उठा करके इस तरफ लाता हूँ, रो तीनों के पास से कट चुका है, तो क्या बचा है हाफ, उस तरफ क्या बचा हुआ है, उस तरफ बचा है सिर्फ G और H इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ हाफ दोनों में कॉमन हो जाएगा, कॉमन होकर इसके पास चला जाएगा, तो बच जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बच गया है। ठीक है,
समझ में आ रही इतनी बात? अब इतनी बात समझने के बाद यहाँ तक भी रुक जाओगे तो भी काम चल जाएगा। अगर तुम लोगों को V1 पता है, V2 फाइंड आउट करना है, ये बातें बोली हुई है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे तुम्हारे काम आने वाला है। पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको एफ्लक्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओरिफाइस से एंड पे से जो वाटर बाहर निकल रहा है वो किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, वो स्पीड हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो वो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। हम क्या करेंगे यहाँ पे V1 की जगह पे V2 के टर्म्स में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो V1 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू V2। तो मैं लिख सकता हूँ 2GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। V2 देखो दोनों के पास है, V2 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर, ये बच जाने वाला। अब ध्यान से देखना, और यहाँ पे क्या बचा हुआ? 2GH बचा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली A2 या फिर A1 जो है इज़ वेरी बिग एज कम्पेयर टू A2। A2 जो है बहुत छोटा है A1 के मुकाबले, तो A2 बहुत छोटा होएगा, A1 बहुत बड़ा हो जाने वाला है। यहाँ पे मुझको लगता है वैल्यू 1 माइनस, और ये फैक्टर की कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा 0 हो जाने वाली। इन दोनों का डिवीजन जो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। अगर V2 का स्क्वायर इज 2GH तो उसके वजह से V2 की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ 2GH। अगर मुझको ओरिफाइस की स्पीड पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझको? अंडर रूट ऑफ 2GH में अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो तुरंत मुझको क्या मिल जाएगा? उसका आंसर मिल जाने वाला है। दिस इज बेसिकली द डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ एन फ्लक्स और ओरिफाइस यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज के इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा कि क्या बोलता है, मैं रीड करूंगा, आप लोगों को भी दिख रहा है। तो डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन द डैम इफ वन डोर इज ओपन। तो कहीं ना कहीं एक डैम है, ऐसा डैम है, डैम का सरफेस है, ठीक है, ये सर पानी भरा हुआ है सब, और इधर एक दरवाज़ा है इसके अंदर, ठीक है। ये दरवाज़ा क्या है? 20 मीटर नीचे। तो इसका लगता है मुझको मतलब कि एच की वैल्यू मुझको कितना बता दी गई है? 20 मीटर बता दी गई है, ठीक है, 20 मीटर बिलो। एंड वन ऑफ द डोर इज ओपन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वाटर। तो स्पीड मेरे को फाइंड आउट करना है, शायद वेलोसिटी, स्पीड मुझको फाइंड आउट करना है। इफ what will be the speed of the water that flows out of the door if G is 9.8 and specific gravity of mercury is रो एच बाय, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को बताई हुई 13.6, ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का अभी इसके अंदर कोई काम नहीं पड़ने वाला। जी का वैल्यू कितना हो जाने वाला है? 9.8। यही फॉर्मूला है। V2 की जगह पे तुम अंडर रूट ऑफ, तुमको क्या फाइंड आउट करना है? 2 इंटू जी की जगह पे डालोगे 9.8 इंटू एच की जगह पे डाल देने वाले हो 20। सब कुछ फाइंड आउट करोगे, तुमको सेकंड वेलोसिटी, या फिर अब इसको V2 लिखने की जरूरत नहीं है, V लिख दोगे, ओरिफाइस का लिख दोगे, तो तुमको इसका आंसर मिलने वाला है 19.79 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करने के बाद तुमको आंसर मिल जाएगा 19.79 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह वगैरह की बात अभी उसके अंदर इसीलिए बताई हुई थी। कभी कभी क्या हो सकता है कि ये वाटर को कैसे समझाया जाए, एक ट्यूब, जब मैं तुमको वेंचुरी मीटर समझाऊंगा तो उसके अंदर देखेंगे कि वेंचुरी मीटर में क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होते हैं ना, तो वो 2 ओपनिंग्स को एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करने के बजाय उनको एक यूट्यूब से कनेक्ट किया हुआ होता है। वो ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी फील्ड होती है, तो उसकी भी डेंसिटी को कंसिडर करना पड़ता है वहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे वो बताइए। और फिलहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम इससे ही काम चला सकते हैं, हमारा इस क्वेश्चन से तो हो जाएगा। तो ये है ओरिफाइस के बारे में। चलते हैं, देखते हैं अब वेंचुरी क्या बता रही है। कॉपी कर लो आप लोग, इसको मूव करते हैं फटाफट। कर लिया, ठीक है। क्या गिरा भाई? ठीक है, देखते हैं फिर वेंचुरी मीटर के बारे में। सेकंड एप्लीकेशन अपना है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी ट्यूब, दुनिया की बातें इसके अंदर की जा सकती है, ठीक है। तो डायग्राम बना लेता हूँ। इंजीनियरिंग पढ़ी होगी उन लोगों को समझ में आ गया होगा डायग्राम। इंजीनियरिंग पढ़ के यहाँ पे कौन बैठा हुआ है फिलहाल? ऐसे भी कुछ लोग हैं इंजीनियरिंग पढ़ के भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब वेंचुरी मीटर के साथ बड़ा गेम सिंपल है, यहाँ पे देख लो, इस पॉइंट को
मैं ध्यान से देखता हूँ, इस कंसिडर करता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। ये पॉइंट मेरा बन जाएगा 1, ये पॉइंट मेरा बन जाएगा 2। तो कहीं कहीं क्या होता है ना कि हमको प्रेशर रिड्यूस करना होता है। ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको वेंचुरी ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरे सेक्शन को क्या बोला जाता है? वेंचुरी मीटर। ये बीच का जो इतना हिस्सा है इसको ही वेंचुरी ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। अब वेंचुरी ट्यूब के अंदर बेसिकली क्या है, एक डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक ट्यूब है जिसको प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पे एक ओपनिंग है और यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो एरिया है सरफेस का, उसको मैं नाम दे दूंगा एरिया A1, इसको मैं नाम दे दूंगा A2। यहाँ पे जिस वेलोसिटी से फ्लूइड चल रहा है उसको नाम दे दूंगा V1, यहाँ पे जिस वेलोसिटी चल रहा है V2। यहाँ पे प्रेशर के वजह से जो राइज होगा इस ट्यूब के अंदर उसको मैं नाम दे देने वाला हूँ H2। इधर जो राइज होने वाला है उसको मैं नाम दे देने वाला हूँ H1। और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको नाम दे सकते हैं H, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ H। अब ध्यान से देखना कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी समझने के बाद हमको एक बात समझ में आ रही थी कि कभी पाइप लेकर हाथ में दबाया तुम लोगों ने गार्डन में पानी मारते हुए, हम लोगों को एक बात फील होती है कि उसके अंदर जब हम दबाते हैं तो हमको फील होता है कि पानी का प्रेशर बढ़ गया। पानी का प्रेशर अगर तुम बोलोगे तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, ये वाली कहानी रहती थी, ठीक है। अब एरिया कम, एरिया ज़्यादा, वगैरह वगैरह सारी बहुत सारी बातें इसके अंदर हो रही थी। फिलहाल मैं तुमको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस एरिया के जहाँ पे एरिया कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है या फिर जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जब तुम पाइप का मुंह दबा देते हो अंगूठे से अपने, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अंदर से फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर बढ़ा नहीं, उल्टा उसका प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसी केस में अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पे काम करें तो A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, ये कंसिडर करके पहले तो हम कंसिडर करके इसको चल लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग किसको लगाना शुरू कर देंगे, बर्नौलीज को लगाना स्टार्ट कर देंगे। बर्नौली की इक्वेशन को लगाएंगे तो प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 बोल दूं थोड़ी देर के लिए, हाइट H1 बोल देता हूँ, ठीक है। प्लस सॉरी प्लस नहीं लिखना चाहिए, इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 प्लस हाफ इंटू रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि H1 और H2 चल कहाँ से रहे हैं, सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। जिस पॉइंट पे से H1 माप रहा हूँ, जिस पॉइंट पे से पूरी वेंचुरी मीटर जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बैठी हुई है, तो ये H1 और H2 क्या हो जाने वाले, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, वो हो जाएगी P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं P1 और P2 को उस तरफ थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ कि P1 माइनस P2 को एक तरफ कर लेता हूँ और हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डाल देता हूँ इस तरफ, ठीक है। अब P1 और P2 को ध्यान से देखने की कोशिश करो कि P1 और P2 में क्या हो गया, इस पॉइंट पे प्रेशर को कंसीडर करने की कोशिश करो। इस पॉइंट पे प्रेशर एक्चुअली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंसीडर करना है। ये हाइट के डिफरेंस दिख रहा है तुमको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, H। तो दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस जो है वो बन जाएगा हमारे रो जी H विल बी हाफ इंटू रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। मुझको लगता है रो और रो दोनों साइड से कट हो जाएंगे, ये 2 चले जाएगा उस तरफ, तो 2GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अगर 2GH हो गया है तो तुम जानते हो कि तुमको क्या करने की जरूरत है। तुम इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन में अगर तुमको पॉइंट 1 पे स्पीड चाहिए या 1 2 पे चाहिए होगी तो यहाँ पे तुम V1 को सब्स्टिट्यूशन कर लो, V1 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू V2 और इसको उठा करके V1 को यहाँ पे रख दो, तुम्हारा क्वेश्चन V2 के टर्म्स में आ जाएगा। और अगर यही सब्स्टिट्यूशन तुम लगा दो V2 इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 टाइम्स ऑफ V1 और V2 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा किस क्वेश्चन किस टर्म्स में आ जाएगा, V2 के टर्म्स में आ जाएगा, V1 के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस फॉर्मूले को कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर डाल करके अपने अकॉर्डिंगली डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वेंचुरी ट्यूब के अंदर बड़े आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर है नहीं। क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, अलग अलग लेवल पे आते हैं, पर ठीक है, इसके अंदर और भी कुछ नहीं है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल इसके अलावा 2-3 चीज़ों पे और काम करता है, जैसा लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन, एक एयरप्लेन कैसे हवा में लिफ्ट होता है वो, ठीक है। और ब्लो ऑफ रूफ भी होता है, ब्लोइंग ऑफ रूफ,
इन स्टॉर्मी विंड्स। ये भी हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे जो फिनोमिना हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, इनको बर्नौलीज इक्वेशन आराम से एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो अभी बर्नौलीज इक्वेशन को अगर एरोप्लेन्स के ऊपर लगाने की बारी आ गई, तो अगर तुम एरोप्लेन्स के विंग्स को ध्यान से देखते हो, अगर तुम प्लेन्स के विंग्स को ध्यान से देखते हो तो उनका प्लेन का विंग्स कैसे होते हैं, ऐसे ऊपर से थोड़े से सर्कुलर होते हैं। अब यहाँ से भी एयर इस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ से भी एयर इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दी, एक सर्कुलर पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देती है। जब सर्कुलर पैटर्न बना देती है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। नीचे वेलोसिटी कैसी है, लो है, प्रेशर कैसा हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा हाई है। अब इसी सरफेस के ऊपर अगर प्रेशर नीचे से हाई हो जाएगा और प्रेशर ऊपर से कम हो जाएगा तो ये क्या होने लगेगा, ऑटोमेटिकली प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसी प्रिंसिपल पे ये भी काम कर रहा है। स्टॉर्मी वेदर वाली कहानी है, जब विंड्स बहुत तेज चल रहे हैं, ये तुमने घर बना रखा है, घर के अंदर तुम बस तो बैठे हुए हो। अब ऊपर से क्या है ना कि बहुत स्पीड से हवाएं चलना शुरू हो गई एक डायरेक्शन से, तो बहुत स्पीड से एयर चल रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, एयर का ज़्यादा हो गया, प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, एयर का कम हो गया। अब घर के अंदर आ जाओ, घर के अंदर एयर की वेलोसिटी कम है तो एयर का प्रेशर कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा है तो ये रूफ के साथ क्या करेगा, सोचो। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो रूफ के साथ क्या करेगा, अगर घर के ऊपर जो मेरे छत है वहाँ पे प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, उड़ा देगा ऊपर की तरफ, नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ पुश कर देगा, रूफ क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये सब कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक आने के बाद और इतनी बात करने के बाद हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, जितना मुझको तुमको कंसेप्ट के बारे में बताना था, वो सारी बातें क्या हो गई हैं, क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा डेरिवेशन और कंसेप्ट कोई भी नया है नहीं फिलहाल के लिए। छोटी मोटी बातें और आ जाएंगी, डिराइव हो जाएंगी, वो न्यूमेरिकल्स के साथ हमको देखना है। इसके आगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स ऑन फ्लूइड, बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑन फ्लूइड के ऊपर जो आएंगे, दैट विल बी अबाउट न्यूमेरिकल्स। जो भी क्वेश्चंस उसके अंदर हैं वो क्वेश्चंस उसके अंदर दिखने वाले हैं, थोड़े बहुत सम्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कर देंगे चैप्टर को क्लोज। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग भी आराम करो, मैं भी थोड़ा देखता हूँ, दूसरी वीडियो की तैयारी करता हूँ और यहाँ पे करते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्लोज। बाय बाय।